वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। आज स्टार्ट करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। भाई इसे हम बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। देखो क्या क्या चीज यूज करने वाले हैं। ये गाड़ी का एक एक अंग को खोल के देखेंगे और इसको आदमी से कंपेयर करके सब समझेंगे। और ये माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे और ये पेड़ का छाल का भी यूज करेंगे। तो भाई आज तो बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ आज नहीं, पूरा चैप्टर मजेदार है। जितना भी सेल का पार्ट्स है ना, सारा पार्ट्स को मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बना कर दिखाऊंगा। इसलिए यार ये चैप्टर पूरा मजेदार होने वाला है और मजेदार करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा मैं और तुम्हारे दिमाग में सारा चीज़ को ठोक दूंगा ताकि जब तुम एग्ज़ाम लिखने जाओ तो बस नंबर लेके आओ। तो अब तक तुम्हारे दिमाग में छप चुका होगा कि सेल मतलब ये बैटरी होता है, लेकिन नहीं यार, सेल मतलब बैटरी नहीं होता। तो क्या होता है अभी मैं बताता हूँ कि सेल मतलब क्या होता है। जैसे देखो, बड़ा सा घर को देखो तो ये छोटा छोटा ईंट से जुड़कर बना हुआ होता है। तो ठीक इसी तरह हम इंसान छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं और ये सेल इतने छोटे हैं ना जिसे कि हम लोग नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। लेकिन भैया ये छोटे छोटे ईंट भी तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। अरे यार ये सब को छोड़ो ना, तुम्हें मैं समझाने के लिए जो बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे ईंट से मिलकर घर बनते हैं। ये तो मुझे भी पता है कि ईंट एटम से बने हुए हैं। तो जैसे ईंट से घर बनते हैं इसी तरह से छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो सेल का डेफिनेशन इसी से है। देखो मैं बताता हूँ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब जानते हो ना भाई। देखो छोटे छोटे सेल से मिलकर इतना बड़ा शरीर का स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल कहते हैं। और यही सेल मिलकर काम करते हैं तब हम लोग कुछ काम कर पाते हैं, इसलिए ये फंक्शनल यूनिट भी है। सेल क्या क्या काम करता है ये तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ही भाई। ये छोटे छोटे सेल मिलकर ना एक टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एपिथियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे ऐसे टिश्यू बनाते हैं। तो यार इसी तरीके से अलग अलग टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनता है। जैसे कि हार्ट हो गया, यह भी अलग अलग टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। लंग्स हो गया, यह भी अलग अलग टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो यार, फूड पाइप, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आपस में मिलते हैं तब जा कर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ही ले लो भाई। इसे ज़्यादा समझने के लिए ना ये गाड़ी का यूज़ करेंगे। मैं अभी इसे खोलता हूँ। देखो गाड़ी को बनाने के लिए इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो इन सब को छोड़ो, एक चक्का को ही उठा लेते हैं, गाड़ी का चक्का को। अच्छा ये चक्का को देखो, ये चक्का में एक प्लास्टिक स्टिकर लगा हुआ है और चक्का है, दोनों प्लास्टिक से ही बना हुआ है और एक लोहा है। भाई अभी सिर्फ चक्का में ध्यान देना है। देखो ये इस चक्का को देखो, तो इस चक्का को बनाने के लिए छोटे छोटे एटम्स लगे हैं। तो इन एटम्स को सेल मान लो, है ना। छोटे छोटे ब्लैक सेल बहुत सारे मिल करके ये चक्का बनाए हैं, ये काला चक्का बनाए हैं। तो ये चक्का को टिश्यू मान लो। ये प्लास्टिक भी इसी तरीके से बना है, इसलिए ये प्लास्टिक को भी एक टिश्यू मान लो। तो यार ये प्लास्टिक स्टिकर और ये चक्का दोनों मिल करके एक चक्का बनाया, मतलब ये गाड़ी का एक ऑर्गन बनाया। ये चक्का को एक ऑर्गन मान लो। तो इसी तरीके से ये लोहा भी बना होगा, लोहा को एक ऑर्गन मानो और ये चक्का को एक ऑर्गन मानो। ये दोनों ऑर्गन मिला करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, चक्का सिस्टम तो इसी तरह से जैसे चक्का सिस्टम बना, इसी तरीके से बाकी और सिस्टम बनेगा। रुको मैं अलग अलग करता हूँ। जैसे ये सब चक्का सिस्टम है, ये सब ऊपर वाला सिस्टम है और ये सब बीच वाला सिस्टम है। तो ये तीनों सिस्टम मिला करके एक ऑर्गेनिज्म बना, मतलब एक चीज़ बना। वो चीज़ है गाड़ी। अब समझ में आया ना भाई कि हमारा शरीर किस तरीके से बना है। बहुत सारा सेल से
टिश्यू बना, बहुत सारा टिश्यू से ऑर्गन बना, बहुत सारा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। तो आई होप सेल का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ होगा और ये भी पता चल गया होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सब सेल से बने हुए होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात है 1665 की। एक महाशय जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, वो अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब माइक्रोस्कोप बनाया तो वो एक पेड़ का छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने लगा। वो ध्यान से देख रहा था। वो देख रहा था तो उसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। भाई यहाँ पर मैं सिर्फ 4 ही बना रहा हूँ ना, तो यार ऐसे ही उसे बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तब उसे पता चला कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से ही ये पेड़ का छाल बना है और वो इस स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया। इस स्ट्रक्चर को हनीकॉम्ब से कंपेयर किया, मतलब मधुमक्खी का छत्ता से। भाई मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना? अरे हाँ भाई, ठीक उसी तरीके का स्ट्रक्चर इसे दिखाई दिया। भाई सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब एक लिटिल रूम, मतलब छोटा सा रूम होता है। भाई लेकिन ये तो डेड सेल को देखा था ना, मरा हुआ सेल को देखा था। अब तक कोई जिंदा सेल को नहीं देख पाया था। तो 1674 में लेवेनहुक का नाम का एक आदमी आया जो एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, मतलब रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप से अच्छा वाला माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर में, मतलब तालाब का पानी में एक जिंदा सेल को देखा था। उसी समय से इसका नाम अमर हो गया। भाई जब ये लोग ये सब देखने लगे ना कि यार रॉबर्ट हुक नाम का एक आदमी सेल को डिस्कवर किया, ये लिविंग सेल देखा, तो सबके ऊपर सेल का चस्का लग गया। और रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक आदमी 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया। भाई देखो ना, एक से एक खोजते जा रहा है और हमारा सिलेबस बढ़ते जा रहा है। ये लोग भी ना खोजना ही है तो एक जन खोज लो, 17 जन काहे खोज रहा है। उसके बाद एंट्री आती है परकिंजे भाई साहब की। ये 1839 में क्या करते हैं, ये बताते हैं कि सेल के अंदर पानी जैसा सब्सटेंस होता है जिसका नाम प्रोटोप्लाज्म है। भाई अभी अभी मैंने बताया है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया है। तुम अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया है। अब सबको पता चल गया कि हाँ, सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि फ्लूइड सब्सटेंस होता है, मतलब पानी की अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है, पानी जैसा रहता है। अब तो लोग रात दिन लग गए, मतलब साइंटिस्ट रात दिन लग गए कि और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अपना काम धंधा छोड़ करके हमारे पीछे पड़ गए, मतलब क्लास 9 का सिलेबस बढ़ाने के पीछे पड़ गए। और इसी के कारण इसका एक चैप्टर बन गया। भाई एक चैप्टर बन गया, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये लोगों ने खोजा है। अब साइंटिस्ट रिसर्च करने लगे, सोचने समझने लगे और सेल थ्योरी निकाल दिया। सेल थ्योरी बताने वाले 2 बंदे थे, स्लेडन एंड श्वान। ये बताएं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सारे लोग सेल से बने हुए हैं और सेल ही लोगों का स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसके बाद और एक महाशय आए, भर्चू। ये बताएं कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। ऐसा नहीं कि अचानक कहीं से सेल पैदा हो गया, ऐसा नहीं। सेल बनना है तो एक सेल से ही दूसरा सेल बनेगा। उसके लिए प्रोसेस भले अलग अलग हो, लेकिन एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। ये थ्योरी ये बताएं। तो ये तीनों सेल थ्योरी है। उसके बाद तो साइंटिस्ट लोग पागल हो गए, क्योंकि जो रिसर्च कर रहा था उसका नाम अमर हो जा रहा था। तो सेल के बारे में और जानने के लिए और रिसर्च करने लगे। अब रिसर्च करेंगे तो नया चीज़ तो मिलेगा ही। तो भाई उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका सिर्फ एक ही सेल है, और बहुत सारे तो ऐसे जीव हैं जिनका बहुत सारा सेल है। एक सेल वाले बैक्टीरिया और बहुत सारे सेल वाले ह्यूमन बींग्स को ही ले लो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में बट गए, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का डेफिनेशन देख लो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है और वही सेल खाना पीना, सोना, इधर उधर जाना,
सब काम वही करता है। जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। भाई सिंपल समझो, देखो किसी घर में सिर्फ एक ही आदमी होता है तो सारा काम उसी को करना पड़ता है। खाना बनाना, कपड़ा धोना, बाजार जाना, सब्जी लाना, सब काम अकेले करना पड़ता है। लेकिन कोई घर में बहुत सारा आदमी है तो बस काम बांट लेते हैं और सब लोग अलग अलग काम करते हैं, इससे सबका काम हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग देखो यार, हार्ट के सेल ब्लड को पंपिंग करने में काम करते हैं और ब्रेन का सेल सोचने में काम करते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, और पैर का सेल इधर उधर घूमने का काम करते हैं। तो अलग अलग काम रहता है अलग अलग सेल का। भाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस तो तुम्हें पता चल गया होगा, उसे लिख लेना और याद भी कर लेना। साइंटिस्ट लोग और रिसर्च करते हैं जिससे कि उन्हें पता चलता है कि दुनिया में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जिनका ना न्यूक्लियस दिखता है ना कुछ दिखता है, और कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस अच्छा से दिखता है, हर एक ऑर्गेनेल अच्छा से दिखता है। मतलब सेल के अंदर जितना पार्ट्स होता है वो सब अच्छा से दिखता है। तो दोनों अलग अलग सेल का अलग अलग नाम दे दिया गया। जो अच्छा से नहीं दिखता है उसका नाम प्रोकैरियोटिक सेल, और जो सेल में सब चीज़ अच्छा से दिखता है उस सेल का नाम यूकैरियोटिक रख दिया गया। भाई दोनों के बारे में डिफरेंस मैं बताऊंगा ना तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यार ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डिफरेंस मैं कल बताऊंगा, अभी बस थोड़ा सा आइडिया दे देता। देखो जिसका नाम प्रोकैरियोटिक है उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं तो उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, मतलब उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और बस बीच में एक धब्बा सा है और छोटा छोटा किनारे किनारे है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जितना भी ऑर्गेनेल है सबका मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियस तो ठीक से दिखता नहीं है। तो वो जो धब्बा से रहता है ना उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस ने न्यूक्लियोइड। बाकी डिफरेंस कल देखेंगे, बस मेन डिफरेंस देख लो कि जो प्रोकैरियोटिक है ना वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और यदि चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सारा चीज़ प्रैक्टिकली पढ़ाऊँगा, सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे ना उस समय सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा।